संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, डिजिटल मुद्रा अपनाने से विदेशों में तेज, कुशल और किफायती भुगतान संभव होगा। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले। मौसम विभाग ने कहा, अगले 4 दिन पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा जारी रहेगा और 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत के सामने 159 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सूत्रों ने बताया है कि सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगे। सत्र का प्रारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कल नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के इस महोत्सव की थीम है, विकसित भारत एट 2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा। श्री मोदी बाद में अटल सेतु का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। समुद्र में बना ये भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है। यात्रा के समापन पर श्री मोदी नवी मुंबई में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 12,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र में रत्न और आभूषण के लिए वृहद सुविधा केंद्र भारत रत्नम का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नमो महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर और सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ नगरों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार जीता है। इसी श्रेणी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। राष्ट्रपति ने देश के युवा वर्ग से भारत को विश्व में स्वच्छ देश बनाने की दिशा में योगदान देने की अपील की। यदि हमारी युवा पीढ़ी ठान ले कि सभी शहरों को और पूरे देश को स्वच्छता रखना है, तो निश्चय ही वर्ष 2047 का भारत विश्व के सर्वाधिक स्वच्छ देशों में शामिल होकर अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करती हूँ कि वे भारत को विश्व का सबसे साफ सुथरा देश बनाने के बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें और स्वर्णिम भारत का निर्माण करें। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा को 1 लाख से कम आबादी की जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। भारत और अमेरिका ने आज समुद्री सुरक्षा चुनौतियों, विशेषकर लाल सागर क्षेत्र पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच आज टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष के घटनाक्रम पर दृष्टिकोणों का आदान प्रदान किया। श्री जयशंकर ने आज ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉग से टेलीफोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने क्वाड सहित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग पर चर्चा की। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीनो हमें सही राह दिखाती। अब
टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हाल के वर्षों में अभूतपूर्व चुनौतियों से भारतीय बैंकिंग सेक्टर मजबूती से उभरा है। आज मुंबई में मिंट BSFI सम्मेलन में श्री दास ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र देश की विकास गाथा को समर्थन देने के अनुरूप काम कर रहा है। श्री दास ने कहा कि भारतीय डिजिटल मुद्रा अपनाने से विदेशों में भुगतान जल्दी, कारगर और किफायती ढंग से हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक इस सिलसिले में काम कर रहा है। UPI के बारे में श्री दास ने कहा कि ये विश्व में अभी तक सर्वश्रेष्ठ भुगतान प्रणाली है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी के विनियमन के सिलसिले में दूसरों का अनुसरण नहीं करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता IBC के अंतर्गत ऋणदाताओं को उनके कुल दावों का 32% मिल गया है। मुंबई में एक सम्मेलन में मुख्य भाषण में श्री दास ने कहा कि IBC 2016 में प्रभावी हुई थी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पहली मेड इन इंडिया मेमोरी चिप का उत्पादन इस वर्ष के अंत तक गुजरात में होने की संभावना है। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि गुजरात में माइक्रोन का निवेश भारत में सेमीकंडक्टर व्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने दक्षिण कोरियाई दिग्गज सिमटेक और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन का स्वागत किया। सेमीकंडक्टर खुद रॉ मटेरियल है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो 250 के आसपास चीजें होती है। उन चीजों के में सबसे बड़ी चीज होती है सबस्ट्रेट। उसका दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सिमटेक। सिमटेक ने आज गुजरात सरकार के साथ और भारत सरकार के साथ MOU साइन किया कि उनका प्लांट भी सानंद में लगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि गिफ्ट सिटी 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का प्रवेश द्वार होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में गिफ्ट सिटी पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए गिफ्ट सिटी एक विविध फिनटेक प्रयोगशाला का निर्माण करेगी और ग्रीन क्रेडिट व्यापार के लिए एक मंच विकसित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने निवास पर मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मिले। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने उन्हें पवित्र चादर भेंट की, जिसे अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान चढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सच्चे लोकतंत्र का एक उदाहरण है, जिसमें केंद्र सरकार लोगों तक पहुंच रही है। वे मुंबई के बायकुला क्षेत्र में सूचना, शिक्षा और संचार वाहन रवाना करने के कार्यक्रम में बोल रहे थे। बिहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को लेकर लोगों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों की भीड़ कार्यक्रमों में जुट रही है। अब तक इन कार्यक्रमों में 31 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गांव से लेकर कस्बों तक विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियां जहां जहां कार्यक्रम के लिए पहुंच रही हैं। हर तबके के लोग वहां कार्यक्रमों को सुनने और सशक्त होने के लिए पहुंच रहे हैं। समाज के वैसे वर्ग के लोग जो अब तक वंचित थे, उनके लिए यह कार्यक्रम वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थियों को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड प्रदान किए गए हैं। बिहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीण इलाकों में 1,70,000 से अधिक आयुष्मान
कार्ड प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाले विशेष सत्र मेरी कहानी मेरी जुबानी से इसकी झलक देखने को मिल रही है। ज्योति देवी मेरा नाम है। हम आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। ये आयुष्मान कार्ड में हमको बहुत फायदा हुआ है क्योंकि सरकारी योजना है ये, और जो भी इलाज होता है फ्री हो जाता है। 5 लाख का बीमा कराया हुआ है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अहमदाबाद से अयोध्या के लिए सीधी विमान सेवा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले विमान से अयोध्या आना एक सपना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सपने को साकार किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने आज शाम 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में प्रधानमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती हसीना का ये लगातार चौथा कार्यकाल होगा। 76 वर्षीय शेख हसीना बांग्लादेश की 12वीं प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले दोपहर में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 25 मंत्रियों और 11 राज्य मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त किया। मोहाली में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने भारत को जीत के लिए 159 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए थे। इससे पहले अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 4 दिन तक घना कोहरा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफी घना कोहरा रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश में कल तथा मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 4 दिन तक घना कोहरा रह सकता है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि के सकल संग्रह से लगभग 17% अधिक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, डिजिटल मुद्रा अपनाने से विदेशों में तेज, कुशल और किफायती भुगतान संभव होगा। शेख हसीना ने 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मौसम विभाग ने कहा, अगले 4 दिन पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा जारी रहेगा और 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत के सामने 159 रन का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।